क्लास 12th में बायोलॉजी में जो पहली यूनिट है रिप्रोडक्शन की, उसको अच्छे से समझने के लिए कुछ टर्म्स का जान लेना बहुत ज़रूरी है। अगर ये टर्म्स आपको अच्छे से आ गए तो जितने भी चैप्टर इस यूनिट में हैं, टोटल 3, वो उनको समझना काफ़ी आसान आपके लिए हो जाएगा। तो ये जो टर्म्स आपके सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। साथ में इनसे रिलेटेड जो और भी टर्म्स हैं वो भी इस लेक्चर में हम इनको जानेंगे। एक एक करके एक एक जो है टर्म को समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो ध्यान से वीडियो को देखिए और इसके बाद जो प्रॉपर चैप्टर हैं आपके वो हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहला जो टर्म यहाँ पे आ रहा है सेल डिवीजन। बेसिक टर्म, ये जितने भी टर्म्स है ये जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर, ये जनरल आपके रिप्रोडक्शन जो यूनिट है इससे रिलेट करते हैं। इनको समझेंगे, ये बार बार आपको देखने को मिलेंगे। तो सेल डिवीजन जो कि पहला जो आपका टर्म यहाँ पे लिखा है, तो सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है? सेल डिवीजन का मतलब है जब कोई पेरेंट सेल डिवाइड करती है और उसके जो आगे प्रोजेनी यानी कि जो डॉटर सेल्स जो बनती है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन कहते हैं। यानी कि व्हेन ए पेरेंट सेल डिवाइड टू फॉर्म डॉटर सेल्स, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? सेल डिवीजन कहेंगे। तो ये जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन में मेन चीज जानना है आपको कि भाई दो टाइप का होता है ये। एक होता है माइटोसिस, जो 11th क्लास में आपने पढ़ा है, फिर भी किसी को अगर नहीं पता है तो वो देख सकता है। सिंपल ब्रीफ में, शॉर्ट में, कि जनरल इसका जो फंडा है, लॉजिक है, वो क्या है? माइटोसिस जो है वो ऐसा सेल डिवीजन है जब किसी सेल में हो तो उससे जो डॉटर सेल बनेंगी उसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। यानी कि अगर मान लीजिए हमारे पास में 46 क्रोमोसोम है, आपको पता है हमारी सेल में, इससे जब सेल बनेंगी तो 2 सेल बनती हैं जब माइटोसिस होगी। तो जो 2 सेल बनेंगी उनमें भी क्रोमोसोम नंबर 46 ही होगा। तो इसमें माइटोसिस से जो सेल बनती है ये डॉटर सेल्स बनी है। यहाँ पर ये डॉटर सेल्स बनी है, इनमें क्रोमोसोम नंबर अपने पेरेंट सेल के इक्वल होता है। जनरली ये डिवीजन किस में होता है? जनरली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अपनी जनरेशन को आगे लाते हैं उनमें होता है, जैसे बाइनरी फिजन, अमीबा होता है, वो जनरली इस प्रोसेस से करते हैं। और हमारी बॉडी में जो जनरल ग्रोथ होती है, भाई एक जाइगोट बना था अपना, ठीक है, स्पर्म और ओवा मिला, उसके बाद जाइगोट बना, जाइगोट से जो पूरा बच्चा जो बन गया है, उस जाइगोट में 46 क्रोमोसोम 46 और पूरे बच्चे की एक एक सेल में 46 क्रोमोसोम। तो ये डिवीजन माइटोसिस से ही वो बनता है, यानी ग्रोथ जो होती है वो माइटोसिस से होती है। इधर इसके अपोजिट देखते हैं, मियोसिस जो होती है। तो मियोसिस में देखिए, मान लीजिए हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, तो मियोसिस काफी लंबी प्रोसेस होती है, आपने 11th क्लास से पढ़ा होगा, 2 स्टेप में होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। तो इसमें क्रोमोसोम नंबर कैसे रह जाते हैं? आधे रह जाते हैं। और इसी का जब मियोसिस सेकेंड जब चलता है तो उसमें मियोसिस सेकेंड में भी एक सेल से फिर 2 बनती हैं। तो ये टोटल कंप्लीट होता है ऐसे। तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पहले स्टेप में 23 है, तो यहाँ पर इसका आधा क्यों नहीं हुआ? देखिए, मियोसिस फर्स्ट एक्चुअल में रिडक्शनल डिवीजन ये है, क्रोमोसोम का जो रिडक्शन करता है वो मियोसिस फर्स्ट करता है, मियोसिस सेकंड नहीं करता। मियोसिस सेकंड बिल्कुल माइटोसिस जैसा होता है। तो पूरा जो प्रोसेस है वो यहाँ से लेके यहाँ पे खत्म हुआ। मतलब डॉटर सेल्स ये है, डॉटर सेल्स हमारी ये है नीचे वाली। तो क्रोमोसोम नंबर कैसा हो गया? आधा हो गया। इस प्रोसेस से हमारे अंदर स्पर्म्स और ओवा, जो स्पर्म्स हैं, जो ओवम है, ये बनते हैं। ये क्या है हमारे स्पर्म ओवा? ये गैमीट्स है, जिसकी बात हम आगे करेंगे, गैमीट्स क्या होते हैं। तो स्पर्म और ओवम ये इस प्रोसेस से बनते हैं, मियोसिस से बनते हैं, ठीक है। यहाँ 46 क्रोमोसोम्स थे, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम आ गए। एक चीज और देखती है, ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाते हैं आपके कि एक सेल डिवाइड की 4 बार मियोसिस से या माइटोसिस से, क्रोमोसोम नंबर पूछ लेता है या फिर पूछ लेता है कितनी सेल बनेंगी। तो ध्यान रखा कि माइटोसिस में क्या हुआ, माइटोसिस से एक सेल से, एक से कितनी बनी? 2 डॉटर सेल बनी।
जबकि मियोसिस से एक सेल से कितनी बनी, 4 डॉटर सेल्स बनती है। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। माइटोसिस से एक सेल से 2 सेल बनती है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, जबकि मियोसिस से एक सेल से 4 सेल बनती है, क्रोमोसोम नंबर आधे रह जाते हैं। इसलिए तो बोलते हैं कि 46 मदर में है, 46 फादर में है, बच्चे के अंदर 92 नहीं है। क्यों? क्योंकि मियोसिस हुई, मदर से ओवम और फादर से स्पर्म आया, 23 क्रोमोसोम के साथ में, वो मियोसिस से हुआ, और मिलके फर्टिलाइज करके 46 आया, जाइगोट बना, उसमें आगे माइटोसिस वो होके हमारा पूरा जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है वो बन जाता है। ठीक है, तो पहला जो टर्म है वो ये रहा, सेल डिवीजन। इसके बाद में देखते हैं अगला जो टर्म है अपना, वो है प्लॉइडी। तो प्लॉइडी का मतलब क्या है? प्लॉइडी का मतलब है नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इन ए सेल या ऑर्गेनिज्म में जो सेट है क्रोमोसोम के वो कितने हैं। अगर सिंगल सेट है तो एग्जांपल से बताऊंगा, अगर सिंगल सेट है क्रोमोसोम का एक सेल में तो उसको बोलेंगे हम हैप्लॉइड। सेल कैसी हो जाएगी? हैप्लॉइड। अब अगर ये 2 सेट है, अगर 2 सेट्स हैं तो बोलेंगे कंडीशन को डिप्लॉयड, कि सेल कैसी है? डिप्लॉयड। और अगर 2 से ज़्यादा है, 3 है तो ट्रिप्लॉयड हो जाएगा, 4 है तो टेट्राप्लॉयड हो जाएगा, 5 है तो पेंटाप्लॉयड। तो इन सभी को हम क्या बोल देते हैं कि अगर क्या बोला कि मोर देन 2 सेट्स, तो ये क्या हो जाएगा? ये पॉलीप्लॉइडी कंडीशन हो जाएगी, सेल पॉलीप्लॉइड हो गई। जैसे हमने देखा कि हमारी जो पेरेंट्स हैं 46 क्रोमोसोम है, ये मान लीजिए मदर है, ये फादर है, ये मदर है, ये मेल के लिए होता है साइन, ये फीमेल के लिए। अब यहाँ से क्या हुआ? मियोसिस हुई, मियोसिस में हमें पता है क्या बनती है, 4 सेल बनती है। मैं एक एक लिख देता हूँ। तो 23 क्रोमोसोम वाला स्पर्म बना और 23 क्रोमोसोम वाला ओवम बना। ठीक है, अब यहाँ से ये था, ये यहाँ से फर्टिलाइज करके दोबारा से 46 हो गया, यानी कि एक सेट ये था, मैं एक सेट को n लिख देता हूँ, ये 23 एक सेट को n और n कितना हो गया? 2n हो गया, यानी कि 46, n इक्वल टू 23 है तो 2n की इक्वल टू क्या हो गया? 46 हो गया, 2 सेट हो गए। तो ये जो सिंगल सेट वाली है ये कंडीशन है हमारी हैप्लॉइड वाली, और ये 2 सेट वाली कंडीशन है ये डिप्लॉइड वाली। जैसे हम आए हैं ऐसे ही हमारे पेरेंट्स भी आए हैं, तो ये 46 वाले भी कैसे हैं? ये डिप्लॉइड है। मान लीजिए अगर ट्रिप्लॉइड होता तो क्या होता? अगर ट्रिप्लॉइड होता तो n इक्वल टू 23 है हैप्लॉइड, तो ट्रिप्लॉइड होता 3n, 3n कितना हो जाता है? 23 इंटू 3 तो 69 हो जाता। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन ट्रिप्लॉइड का केस बता रहा हूँ। 2 से ज़्यादा सेट होते हैं तो पॉलीप्लॉइड कंडीशन होती है, जनरली प्लांट्स में देखने को मिलती है। जैसे वीट है, हेक्साप्लॉइड है, ठीक है, 6n होता है, 7n हो सकता है। तो ये जो पॉलीप्लॉइड है, 2 से ज़्यादा सेट जो होते हैं। ऐसे ही एंडोस्पर्म होता है, आप पढ़ोगे चैप्टर में जब शुरू करेंगे, एंडोस्पर्म जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को, बीज जो होता है शीड, उसको जो न्यूट्रिशन देता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, 3n होता है। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा डबल फर्टिलाइजेशन में। तो एंडोस्पर्म क्या है? हमारा ट्रिप्लॉइड होता है। तो ये हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड या बोले पॉलीप्लॉइड, ये क्या है? हमारे सेट्स होते हैं क्रोमोसोम के। ठीक है, तो ये रहा हमारा दूसरा टर्म। ऐसे ही अगर हम देखते हैं आगे देखते हैं तो अगला जो टर्म आ रहा है हमारा वो है गैमीट्स। तो गैमीट्स क्या है? गैमीट्स, तो गैमीट्स को हम बोलते हैं सिंगल हैप्लॉइड सेल। सिंगल, मैं बहुत आसान तरीके से आपको बता रहा हूं यहां पर, इससे आसान नहीं मिलेगा। सिंगल हैप्लॉइड सेल यानी कि एक सेल, ठीक है, अगर एक सेल की बात करता हूं तो एक सेल है, जैसे हमने क्या कहा था अभी, 46 क्रोमोसोम है, मियोसिस हुआ,
मियोसिस हुआ तो क्या बने, 23 की 4 सेल बनी एक सेल से। तो एक सिंगल जो सेल है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको गैमीट बोलते हैं। यानी कि गैमीट्स कैसे होते हैं, गैमीट्स हमेशा याद रखिएगा, गैमीट्स ऑलवेज हैप्लॉइड, गैमीट्स हैप्लॉइड होते हैं। और हैप्लॉइड सिंगल सेल को ही हम क्या कहते हैं, गैमीट कहते हैं। तो ये रहा गैमीट। ठीक, अब यहाँ पर एक टर्म आया गैमीटोफाइट। तो फाइट मीन्स होता है प्लांट, ऐसे स्पोरोफाइट, फाइट मीन्स होता है प्लांट, यानी कि ऐसे प्लांट। देखो अब यहाँ पे आपका एक, यहीं से इसको कंप्लीट करते हैं, गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट। तो फाइट मीन्स प्लांट है। देखिए ये प्लांट बॉडी होती है, ये क्या है, ऐसा प्लांट है, प्लांट है, कैसा प्लांट है, मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर प्लांट है। यानी कि बहुत सारी सेल, मान लीजिए मैंने कहा कि ये प्लांट है, इसमें क्या बहुत सारी सेल्स है, ये क्या है, बहुत सारी सेल्स है, मल्टी सेलुलर प्लांट है। लेकिन हर एक सेल इसकी कैसी है, हर एक सेल इसकी हैप्लॉइड है। यानी कि इसमें मान लीजिए 100 सेल हुई, 100 सेल हुई इसमें, तो हर एक सेल में सिंगल 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 सेट क्रोमोसोम है, डबल सेट नहीं है। तो ऐसे प्लांट को गैमीटोफाइट, गैमीटोफिटिक प्लांट बोलते हैं। और गैमीटोफिटिक प्लांट जनरली क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं कि गैमीट प्रोड्यूसिंग प्लांट आर कॉल्ड एज गैमीटोफाइट। और कैसे होते हैं ये, हैप्लॉइड होते हैं। तो गैमीटोफाइट क्या करेगा, गैमीट प्रोड्यूस करेगा। गैमीट भी कैसा है, हैप्लॉइड, और गैमीटोफाइट भी कैसा है, हैप्लॉइड। तो ये माइटोसिस से करेगा, जैसे हमने कल बात की, जो पहला लेक्चर था उसमें बात की थी कि जो ब्रायोफाइट और एल्गी होते हैं वो माइटोसिस से गैमीट बनाते हैं। ठीक है, तो ये रहा गैमीटोफाइट। ऐसे ही क्या आता है, स्पोरोफाइट आता है। तो स्पोरोफाइट कैसे प्लांट है, स्पोरोफाइट ये भी जो है मल्टी सेलुलर होते हैं, ये भी मल्टी सेलुलर प्लांट्स हैं। लेकिन मान लीजिए ये मल्टी सेलुलर प्लांट है, इसमें हर एक सेल कैसी होगी, हर एक सेल डिप्लॉयड होगी। यहाँ पे हर एक सेल एप्लॉयड थी, यहाँ पे हर एक सेल डिप्लॉयड है। ये क्या करते हैं, ये स्पोर प्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे, स्पोर प्रोड्यूस करेंगे। अगर इनको गैमीट प्रोड्यूस करना होगा तो मियोसिस से करेंगे, क्योंकि गैमीट तो कैसे हैं, हैप्लॉयड होते हैं, और ये डिप्लॉयड है। तो स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट स्पोरोफाइट, गैमीट प्रोड्यूसिंग प्लांट गैमीटोफाइट कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये क्लियर हुआ, ये गैमीट्स, गैमीटोफाइट, स्पोरोफाइट। तो आपने पढ़ा था ना 11th क्लास में कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स जो है ये गैमीटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है मेन इनकी। उसके बाद टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जैसे कि अभी हमारा क्या चलेगा, एंजियोस्पर्म चलेगा, फ्लावरिंग प्लांट, फूल जिस पे फ्लावर्स आते हैं वो वाले पेड़, कैसे होते हैं, स्पोरोफिटिक होते हैं। जबकि एल्गी, ब्रायोफाइट मेनली प्लांट बॉडी गैमीटोफाइट थी, एप्लॉइड प्लांट। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं हमारे जाइगोट और फर्टिलाइजेशन। अब यहीं पे इसी से देख लेते हैं, चलिए पहले इसको देखते हैं, मियोसाइट। तो मियोसाइट जो है, देखो ऐसी सेल जिसमें मियोसिस होने वाली है उसको मियोसाइट कहते हैं। ठीक है, ऐसी सेल, द सेल अंडरगो मियोसिस। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम, सेल अंडरगो मियोसिस। ऐसी सेल जिसमें मियोसिस होने वाली है उसको हम मियोसाइट कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पर मैं इस चीज को लूँ यहाँ से, तो ये 46 से 23 वाली गैमीट बनी मियोसिस से, तो हमारी ये 46 वाली सेल कैसी होगी, ये मियोसाइट हो गई। क्या हो गई, मियोसाइट। तो ऐसी सेल जिससे में क्या होगा, जिसमें मियोसिस होने वाला है उसको हम मियोसाइट कहते हैं। अभी अलग अलग चीजें आप इसमें पढ़ोगे यहाँ पर, जैसे चैप्टर में आप पढ़ोगे पोलन मदर सेल। तो ये सब क्या है, ये सब मियोसाइट होंगी। पोलन मदर सेल, तो मदर किसकी है, पोलन की है। वो सेल जो मदर है किसकी, पोलन की है। अब मियोसाइट है। अब हमेशा ये भी ध्यान रखना, मियोसिस कभी भी हैप्लॉइड सेल में नहीं होगा। भाई उसमें जब 2 सेट क्रोमोसोम के थे तो एक सेट रह गया, एक का आधा थोड़ी ना हो जाएगा।
तो कभी भी मियोसिस हैप्लॉइड सेल में नहीं होगा। माइटोसिस हो सकता है, ठीक है, लेकिन मियोसिस हैप्लॉइड सेल में नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि मियोसाइट ये है तो ये डिप्लॉइड थी, 2n जब भी लिखता हूं तो उसका मतलब डिप्लॉइड है। तो कोलन मदर सेल, ये जहां पर भी मदर आ जाएगा मतलब क्या, वो मियोसाइट है, और मियोसाइट हमेशा कैसी है, यहाँ पर 2n है, यानी कि डिप्लॉइड है। तो पोलन मदर सेल है, तो पोलन की मदर है तो क्या बनाएगी, ये मियोसिस करके क्या बनाएगी, पोलन ग्रेन्स बनाएगी, पोलन बनाएगी। आप इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल है तो क्या बोलेंगे कि माइक्रोस्पोर बनाएंगे मियोसिस से, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल एक ही बात होती है। ऐसे ही आती है मेगास्पोर मदर सेल। ये सब क्या है, ये सब हमारी मियोसाइट्स। तो ये भी कैसी है, डिप्लॉइड है, तो ये भी मियोसिस करके क्या बनाएगी, ये भाई मदर किसकी है, मेगास्पोर की है, तो क्या बनाएगी, मेगा स्पोर्स बनाएंगे। ये फीमेल स्पोर्स होते हैं, आगे आएगा चैप्टर में जब शुरू करेंगे, अभी जनरली ये चीज चल रही है। तो पोलन मदर सेल हो, मेगास्पोर मदर सेल हो, ठीक है, या को जहां पर भी मदर मदर आ रहा है वो सब कैसी है, वो मियोसाइट है। और मियोसाइट क्या होगी, मियोसाइट मियोसिस करके हैप्लॉइड सेल्स बनाएगी, ठीक। तो ये था यहाँ तक। अब आगे हम देखते हैं इसमें, तो है ये जाइगोट और फर्टिलाइजेशन। देखिए जाइगोट और फर्टिलाइजेशन, इन दोनों को देखते हैं। फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होते हैं और जाइगोट बनता है। कह सकते हैं कि ये प्रोसेस ऑफ है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, दोनों मिलते हैं और क्या बनता है, रिजल्ट आता है जाइगोट। जैसे एग्जाम्पल हमने कहा कि मेल गैमीट स्पर्म है, 23 क्रोमोसोम, ये क्या है हमारे स्पर्म है, और 23 क्रोमोसोम के साथ में ये हुआ हमारा ओवम। ये सब क्या है हमारे, ये गैमीट्स के एग्जाम्पल ही तो है। अब ये हैप्लॉइड है, 23 सेट है, NN है, तो मिलके क्या बन गया, 46 क्रोमोसोम का डिप्लॉइड बन गया। क्या होता है ये, जाइगोट, ठीक है, क्या है, जाइगोट है, यानी कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का रिजल्ट जाइगोट होता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि दो ही ऐसी प्रोसेस है जो प्लॉइडी चेंज कर सकती है, पहली है फर्टिलाइजेशन, दूसरी है मियोसिस। किसी को हैप्लॉइड से डिप्लॉइड बनाना है या डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना है, ये दो ही प्रोसेस है, इसके अलावा नहीं। फर्टिलाइजेशन होगा तो हैप्लॉइड से डिप्लॉइड बना सकती है, मियोसिस है तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बना सकती है। प्लॉइडी चेंज, ये दो नेचुरल जो प्रोसेस हैं, ये दो नेचुरल प्रोसेस हैं जो हमारे प्लॉइडी चेंज कर सकती है ऑर्गेनिजम्स की। अब अगला जो टर्म हमारा आ रहा है वो है जीन और जीनोम, ठीक, जीन और जीनोम। इससे अब देखिए जीन क्या है, जीन हम क्या बोलते हैं भाई, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब कैरेक्टर्स जाते हैं तो जीन के थ्रू जाते हैं, इसलिए बोलते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। यूनिट का मतलब जो आता है, यूनिट का मतलब है वो छोटी चीज, बोलते हैं ना क्रोमोसोम जा रहे हैं, 23 क्रोमोसोम मदर से गए, 23 फादर से गए, तो ये जो क्रोमोसोम्स गए हैं उसमें जो सबसे छोटा लेवल है वो जीन, यानी कि हम कह सकते हैं क्रोमोसोम के ऊपर जीन है या क्रोमोसोम में ही जीन। जो ये जीन है ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम क्या लिख सकते हो, सेगमेंट ऑफ DNA लिखें या क्रोमोसोम्स लिखें। क्यों, क्योंकि जो क्रोमोसोम होता है, मान लीजिए मैंने एक क्रोमोसोम बनाया ऐसे, ये क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम एक्चुअली में जब हम देखते हैं तो क्रोमोसोम DNA और प्रोटीन का बना हुआ होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो क्रोमोसोम होते हैं, ये आप पढ़ोगे, चैप्टर्स हमारे आएंगे,
मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहाँ पे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी हम पढ़ेंगे। तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन होती है, उसका बनता है, क्योंकि डीएनए पे निगेटिव चार्ज है और वो हिस्टोन जो प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। जनरली हम कह देते हैं कि क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन का बना। मान लीजिए मैंने कहा कि डीएनए बहुत ज़्यादा इस तरह से रैप हुआ है यहाँ पे, कंडेंस, जैसे ऊन किसी के धागे को लपेट देते हो ऐसे, ऐसे ही लिपटा हुआ रहता है ऐसे, तो बीच बीच में प्रोटीन्स होती हैं, ऐसे लिपटा हुआ है। अब यहीं पर मैंने कहा कि इतना पार्ट जो है वो मान लीजिए आंखों के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इतना पार्ट जो है हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मैंने कहा ये जीन है हाइट के लिए, ये जीन है यहाँ तक आंखों के रंग के लिए। तो मैं कहूँ कि इतना पार्ट जो है, तो इतना पार्ट में क्या बोल सकता हूँ, सेगमेंट ऑफ डीएनए भी कह सकता हूँ, क्योंकि डीएनए से बना है, और यही पार्ट क्रोमोसोम भी है, तो मैं बोल सकता हूँ क्रोमोसोम का पार्ट। बात वही पड़ती है। तो एक्चुअल में पूरा क्रोमोसोम पे जो सबसे छोटा जो पार्ट है, जो कैरेक्टर को इनहेरिट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो जीन है। इसलिए बोलते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, हेरिडिटी तो बोलते हैं। ठीक है, यहीं पर एक वर्ड है जीनोम। तो जीनोम क्या है? जीनोम है कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स। यानी कि मान लीजिए हमारी एक सेल में कितने क्रोमोसोम है? 46। तो 46 क्रोमोसोम पे जितने भी जीन होंगे उन सभी टोटल करके उसको हम जीनोम कहें। एक कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, कितने जीन है, तब भी जीनोम वर्ड इस्तेमाल होगा। और या फिर एक सेल की बात करें, कितने उसके अंदर जीन्स हैं, जितने भी क्रोमोसोम है, जितने उन पे जीन होंगे, उन सभी सेट को हम जीनोम कहेंगे। ठीक है, यहीं पर क्रोमोसोम का हमने देख लिया था क्या है। अब क्रोमोसोम भी दो टाइप के हैं। एक बोला है यहाँ पर ऑटोसोम्स है, ऑटोसोम्स, और दूसरे हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। अच्छा, सेक्स क्रोमोसोम्स के लिए एक वर्ड और यूज होता है, एलोसोम। देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे अंदर कितने हैं? 46 क्रोमोसोम है। तो 46 में जैसे मेल हुआ तो 44 प्लस XY हुआ, ये क्या हुआ? मेल। अगर फीमेल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 44 प्लस XX, ये हो जाएगी फीमेल। तो ये जो 44 क्रोमोसोम्स है इनको बोलते हैं ऑटोसोम, और जो ये लास्ट के जो वो एक पेयर है इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। सीधी सी बात है, जब भी हम सेक्स का डिटर्मिनेशन करते हैं कि लड़का होगा या लड़की, हम ये 44 की बात नहीं करते, X और Y या XX की बात करते हैं। इसका मतलब जो क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि सेक्स का निर्धारण कि अगला आने वाला बच्चा मेल या फीमेल है उसको डिटरमाइन करेगा, वो होगा हमारा सेक्स क्रोमोसोम। और उसके अलावा जो पार्टिसिपेट नहीं करता सेक्स के डिटर्मिनेशन में कि अगला बच्चा मेल या फीमेल होगा, उन क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं ऑटोसोम। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स दैट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ए न्यूबॉर्न, तो उसको क्या बोलेंगे हम? सेक्स क्रोमोसोम्स। और इसके अलावा जो क्रोमोसोम है उनको क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स कहते हैं। सेक्स क्रोमोसोम का दूसरा नाम एलोसोम्स भी है। ठीक, तो ये यहाँ तक हमने टर्म्स किए। इसके अगले कुछ टर्म्स और देखते हैं जो आपके कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे और काफ़ी हेल्पफुल आपको ये वीडियो होगी। के बाद हमारे आते हैं वेरिएशन। तो वेरिएशंस क्या है? वेरिएशन, डिफरेंसेस। तो हम बोलते हैं वेरिएशंस क्या है? डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ ए सेम स्पीसीज। एक ही स्पीसीज के मेंबर के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको वेरिएशन कहते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे क्लास में बैठे हैं तो सभी बच्चे एक जैसे नहीं हैं, सेम स्पीसीज है, होमोसेपियंस है, लेकिन फिर भी उनमें डिफरेंस है। कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है। ठीक है, तो सबका अपना अपना अलग अलग स्ट्रक्चर है, मॉर्फोलॉजी है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। और ये वेरिएशन आए किसके थ्रू है? ये
हमारे इनहेरिटेंस होके जो जीन्स हमारे पेरेंट्स आए उनके थ्रू है। और वेरिएशन ही क्या बनाता है? बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। यानी कि जब ये वेरिएशन लाखों करोड़ों साल तक चलते हैं तो एवोल्यूशन होता है, कुछ नया बनता है, नई स्पीसीज बन सकती है। जैसे मानते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, वो बंदर जैसे थे, तो लाखों करोड़ों साल तक चलता रहा वेरिएशन, आज हम ऐसे हैं। इस तरीके से नई नई और भी अलग स्पीसीज आई है। ये क्या है? वेरिएशन। वेरिएशन बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं। की डिटेल जब हम अगले चैप्टर में करेंगे, जब पूरा डिटेल आएगी। अभी जनरल इंफॉर्मेशन के बाद है म्यूटेशन। म्यूटेशन की बात करते हैं तो म्यूटेशन देखो, वेरिएशन जो आते हैं ये जनरल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आ सकते हैं, म्यूटेशन से भी आ सकते हैं। तो म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन है चेंज इन सीक्वेंस ऑफ डीएनए बेसिस। तो डीएनए जो होता है, हम पढ़ेंगे चैप्टर में आगे कि इसमें कुछ बेस होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। तो ये बेस का प्रॉपर एक सीक्वेंस होता है। जैसे बोलते हैं ना ABCD एक सीक्वेंस है, 1 2 3 4 एक सीक्वेंस है। आपको दिखा है कि 15 अगर 12 से पहले आ जाए तो आपको पता चल जाता है कि भाई ये जो बेस, ये जो सीक्वेंस है नंबर का, ये गड़बड़ हो गया। ठीक है। C अगर B से पहले आ जाए तो आपको पता लग जाएगा कि ये सीक्वेंस गड़बड़ हुआ है। ऐसे ही क्या है, डीएनए में भी हर एक कैरेक्टर के लिए अपना एक सीक्वेंस होता है। वो सीक्वेंस अगर चेंज हो जाए तो इंफॉर्मेशन चेंज होती है, यानी कुछ अलग ही कैरेक्टर निकल के आता है। उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। ये भी आगे डिटेल में आएंगे आपके। अब है हमारा ऑफ स्प्रिंग्स एंड प्रोजेनी। अगली जो जनरेशन आती है उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेनी बोलते हैं। जो बच्चे हैं ऑफ स्प्रिंग, तो मान लीजिए एक माता पिता के 2 बच्चे हैं, तो वो 2 बच्चे जो हैं वो ऑफ स्प्रिंग है, और वो उसका क्या बढ़ाएंगे? वो उसकी अगली जनरेशन भी है। तो जनरेशन के लिए हम वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोजेनी। दोनों वैसे एक जगह पे, एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिनोनिम से एक दूसरे के। लेकिन डिफरेंस थोड़ा इतना ही है कि प्रोजेनी हम एक जनरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ऑफ स्प्रिंग उस जनरेशन में जो मेंबर्स हैं वो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं। जैसे एक माता पिता का एक बच्चा है तो वो उसका एक ऑफ स्प्रिंग, एक बच्चा हुआ, और उसकी जनरेशन भी वही आगे बढ़ाएगा, तो वो उसकी जनरेशन भी है। तो जनरेशन मतलब प्रोजेनी, और जनरेशन में जो बच्चे हैं उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ऑफ स्प्रिंग। हालांकि एक दूसरे की जगह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वायबिलिटी। वायबिलिटी क्या होता है? वायबिलिटी है कि पीरियड ऑफ लिविंग, यानी कि जैसे मान लीजिए कि एक पोलन ग्रेन है, एंथर से निकला है, तो निकलने के बाद कितने दिनों तक वो जीवित रह सकता है, तो उसको बोलते हैं वायबिलिटी, जीवित रहने का जो पीरियड है। जैसे एक अंडा है, अंडा निकला तो कितने दिनों तक जो है उसमें वो सरवाइव कर सकता है अपने यॉर्क से। या सिंपल वैसे ही बोल सकते हो कि एक बीज है, बीज को आप कितने दिनों तक घर में रख सकते हो जिससे कि वो कब, जब भी आप बो, उससे खेत में मिट्टी में जब डालो तो उससे एक पौधा निकल गया है। तो वो जो एक उसका पीरियड है, लिविंग पीरियड, जब तक वो रह सकता है, वो वायबिलिटी है उसकी। अब हमारे चैप्टर में आएगा वायबिलिटी। पोलन ग्रेन जब एंथर से निकलता है तो निकलने के कितने दिनों बाद तक वो जीवित रह सकता है, ये है वायबिलिटी। हम बिना खाने के कितने दिनों तक रह सकते हैं, तो वायबिलिटी, पीरियड ऑफ वायबिलिटी। ठीक। रूट एंड शूट सिस्टम। तो रूट शूट सिस्टम क्या होता है? देखिए, शूट का मतलब स्टेम समझते हैं, शूट सिस्टम का मतलब खाली स्टेम नहीं है। जैसे हमने कहा कि ये, जैसे ये फ्लावर हो गया इसका, ये लीफ होगी, ये क्या है? ये लीफ है, ये फ्लावर है इसका, और ये इसका मान लीजिए स्टेम है। और नीचे क्या होता है यहाँ पर? ग्राउंड, ये जमीन के अंदर रूट हो गया। तो ग्राउंड से नीचे जो होता है वो क्या कहलाता है? वो रूट सिस्टम आता है। और ग्राउंड से ऊपर जो हवा में है वो क्या कहलाता है? वो शूट सिस्टम आता है। शूट सिस्टम, यानी कि शूट सिस्टम में स्टेम, लीफ, तार ये सब आ सकते हैं। खाली शूट की बात करोगे तो स्टेम के लिए वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं। शूट सिस्टम में जमीन से ऊपर का पार्ट आता है।
तो ये थे कुछ बेसिक टर्म्स। इसके अलावा भी अगर आपको कोई टर्म और परेशान कर रहा है तो आप कमेंट करें, मैं उसका जवाब दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, वहाँ आप उसको डाल सकते हैं। तो ये टर्म्स थे। इस लेक्चर के बाद हम शुरू करेंगे अपना पहला चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट।